हेलो क्लास 10th, वेलकम टू वीओई एकेडमी। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। जो भी हमारी फिजिकल या मेंटल क्वालिटीज होती हैं एक पेरेंट से चाइल्ड में जो ट्रांसफर होती हैं, कोई भी हमारे कैरेक्टर्स कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? जो डिफरेंसेस होते हैं किसी भी कैरेक्टर और ट्रेट के अंदर अमंग इंडिविजुअल्स। जैसे कि आपके और आपके ब्रदर या सिस्टर के बीच में कोई चेंजेस होंगे, जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस कैसे होता है? वी नो दैट रिप्रोडक्शन कोजेज वेरिएशंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो हमारा वेरिएशंस को कॉज करती है। जैसे जैसे हमारी नानी थी वैसे हमारी मम्मी नहीं है, जैसे हमारी मम्मी है वैसे हम नहीं हैं, और जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे नहीं होंगे। तो हर एक जनरेशन के साथ कुछ ना कुछ जो है वेरिएशंस आते ही हैं। The variations produced in organisms during successive generations accumulates in an organism over a long period of time। अब जो ये वेरिएशंस आते हैं वो धीरे धीरे एक हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अब क्या है? आफ्टर सेवरल जनरेशंस दीज वेरिएशंस अपीयर इन द ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ जनरेशन के बाद वो क्या होता है कि ये वेरिएशंस अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कोई दादा के भी जो पापा थे उनकी हाइट बहुत छोटी थी। आपकी फैमिली में अब बाकी लोगों की हाइट बड़ी बड़ी होती आ रही है। आपके दादाजी की भी बड़ी थी, उनके फादर की भी बड़ी थी, आपकी भी हाइट बड़ी है, लेकिन कल को आपके बच्चों की हाइट छोटी हो गई। तो वो जो एक्यूमुलेटेड कैरेक्टर था वो उभर के आ गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई रिसेसिव जीन थी पहले, वो उभर के अभी डोमिनेंट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे जो एक्यूमुलेटेड कैरेक्टर्स है वो कई बार डोमिनेट कर जाते हैं, बाहर आते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म बिगिन टू एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? एग्जिबिट करता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। अब जो होता है एक नई तरह की स्पीशीज बनती है। जैसे अभी तक बाकी सारे लंबे आ रहे थे, अब वो एकदम से कोई छोटा पैदा हो गया। The main benefit of species variation is that it increases the chances of survival in the changing environment। अब जो variations है, variations का main benefit क्या होता है? वो होता है कि एनवायरमेंट में उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे पहले के टाइम पे लोगों में अंदर आईक्यू बहुत कम होता था। अब जो है बच्चे हमारे और स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आज के टाइम पे कोई डम बच्चा पैदा होगा तो उसको सब चिढ़ाएंगे कि इसको तो कुछ आता नहीं है, या इसने तो कुछ नहीं सीखा है, इस तरह की चीजें। सो जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट पॉजिटिव वेरिएशन सर्वाइव। जो पॉजिटिव वेरिएशंस को शो करते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना जैसे कोई बंदा है उसको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, एक पॉजिटिव वेरिएशन है उसके अंदर। दोज हु डू नॉट एग्जिबिट वेरिएशन बिकम एक्सटिंक्ट। अब जो एग्जिबिट नहीं कर सकते वेरिएशन को, जिनके अंदर वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं धीरे 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 धीरे, फिर उनकी स्पीशीज ही खत्म होती चली जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के वो क्या क्या बने हैं? कैरेक्टर्स आर पास्ड डाउन थ्रू जीन्स फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन क्रोमोसोम्स एंड फाउंड इन द सेल्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, और ये कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी अगर मदर या फादर में से किसी एक के बाल घुंघराले हैं, सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि हमारे बाल भी घुंघराले हो सकते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। कैरेक्टर इनहेरिटेंस अकर्स
because both the father and mother contribute an equal amount of genetic material to the child. अब ये कैरेक्टर्स क्यों ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि जो फादर और मदर हैं वो बच्चे को कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे जो हमारा 23 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम होता है और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो जो मदर और फादर है वो इक्वल अमाउंट ऑफ अपना जेनेटिक मटेरियल उस बच्चे को दे रहे हैं, ताकि जो मदर और फादर है उसके कैरेक्टर्स बच्चे में ट्रांसफर हो सके। So there are two factors for each trait, one from the father and one from the mother. अब दो फैक्टर होते हैं हर एक ट्रेट के, एक आता है पापा की साइड से, एक आता है मदर की साइड से। जो हमारे एक जीन के अंदर दो होते हैं ना, 1 पेयर ऑफ जीन होता है हमारा, तो वो 1 पेयर में एक जो होता है वो फादर का होता है, दूसरे वाला जो होता है वो मदर का होता है। अब मेंडल बिगिन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, और पी प्लांट का जो है वो बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। In 1857 to study the pattern of inheritance of various characters। अब उसने क्या देखा था? उसने देखा था inheritance of various characters कैसे होता है, जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जीन से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे करते हैं, जो जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स है, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। ही डिसाइडेड ऑन पी प्लांट्स फॉर 3 रीजंस। अब उसने 3 रीजन ऐसे लिए कि वो क्यों पी प्लांट को चूज कर रहा है, उसने कोई और प्लांट क्यों नहीं चूज किया, पी प्लांट को क्यों चूज किया। फॉर स्टार्टर्स, फर्स्ट हमारा क्या था? पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेट। अब पी प्लांट जो वो सेल्फ पॉलिनेट करता है, तो उसको किसी बाहर से पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, उसको दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं, पार्टनर प्लांट की नीड नहीं है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो इजी था उस पर स्टडी करना। सेकेंड वन इज दे आर सिंपल टू ग्रो। बहुत सिंपल उनका प्रोसीजर था, कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा नरिशमेंट की जरूरत नहीं थी। थर्ड वन इज दे हैव डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज कैसे होती है? जैसे एक प्लांट होता है वो सेम तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है, सेम तरह का बीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की अपनी पर्सनैलिटीज थी। नेक्स्ट देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखो, ये हमारा पेयर ऑफ जीन दिखाया गया है, एक हमारा है कैपिटल टी, एक हमारा है स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैरिंग कैपिटल टी जीन। एक कैपिटल टी जीन को कर रहा है कैरी एक स्मॉल टी जीन को। ये पेयर ऑफ जीन है, यहाँ में एक मदर पेरेंट से आ गया, एक फादर पेरेंट से आ गया। इनकी क्या हुई? आगे जाके मियोसिस हुई है, मियोसिस प्रोसेस से ये डिवाइड हुए हैं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनकी पेयरिंग हो गई, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब क्या हो गया? इनका सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन हो गया मतलब कि कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, अब ये अलग अलग गैमीट्स बन गया। अलग अलग गैमीट्स बनने के बाद ये बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने पी प्लांट की क्रॉसिंग कराई थी उसमें से एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है? द डोमिनेंट अलील, अलील और जीन एक ही चीज होती है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। The dominant allele will express itself whenever the dominant allele is present according to the law of dominance। law of dominance हमारा क्या कहता है कि जो dominant allele है ना, वो जहां पे भी present होगी ना, वो खुद को express करेगी। जैसे कोई एक आपका dominant बच्चों का 6 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 2 बच्चे dominant हैं, तो जब क्लास में क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी तो वो 2 डोमिनेंट बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हुए मिलेंगे, बाकी के रिसेसिव वाले कम बोलेंगे। अब वही 2 डोमिनेंट बच्चे किसी एनुअल फंक्शन में जा रहे हैं, वो वहां पे भी बोलेंगे। अब वो उन्हीं डोमिनेंट 2 बच्चों को कहीं और ट्रिप पे लेके जाया जा रहा है कहीं और, तो वो वहां पे भी ऐसे ही बोलेंगे। तो ऐसे ही डोमिनेंट जीन का या डोमिनेंट अलील का है कि उसको कहीं पे भी आप लेके जाओ, वो खुद की डोमिनेंसी को शो करेगी। In the presence of the dominant allele, the expression of the recessive allele is suppressed। वो दूसरों को नहीं बोलने देते। तो अब क्या है कि अगर कहीं पे कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव वाली जीन को नहीं बोलने देगी, वो उसको सप्रेस करके रखेगी, तो जो रिसेसिव वाली जीन है वो अपने कैरेक्टर्स नहीं उभार पाएगी। द रिसेसिव अलील डज नॉट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होते हैं। जैसे कोई मॉनिटर है क्लास का, वो डोमिनेंट है, अब वो बाकी बच्चों को नहीं बोलने देगा, बट बाकी बच्चे क्लास में तो प्रेजेंट है ना। तो ऐसे ही है कि जो डोमिनेंट जीन है वो बाकी जो रिसेसिव जीन है उनको बस उभरने नहीं देती। वो रिसेसिव जीन कहीं जाते नहीं है, रहते वहीं पे हैं, बट वो अपने कैरेक्टर्स को उभार नहीं पाते, जैसे डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर्स को उभार देती है। The expression remains hidden in the offspring of the F1 generation and reappears in the next। ये जो एक्सप्रेशन है वो एक ऑफस्प्रिंग में F1 में हाइड रहता है। F1 में क्यों हाइड रहता है? क्योंकि F1 में डोमिनेंट जीन आ गई, पर ये अपने आप को रीअपियर करता है नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में कब रीअपियर करेगा? जहां पे डोमिनेंट जीन नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन राउंड सीडेड पी प्लांट, जो राउंड सीडेड पी प्लांट है ये कैपिटल आर आर का कैपिटल में यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डोमिनेंसी शो हो रही है, जो डोमिनेंट जीन है वो कैपिटल में शो होगी। वर क्रॉस्ड विद रिंकल्ड सीडेड प्लांट स्मॉल आर आर। अब ये स्मॉल आर आर में क्या है, स्मॉल आर होता है रिसेसिव के लिए हम शो करते हैं। ऑल सीड्स इन द F1 जनरेशन वर फाउंड टू बी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो क्या हुआ है, जब हमने इनका क्रॉस कराया, कैपिटल वाले का जो हमारे राउंड वाले हैं और जो हमारे रिंकल्ड वाले, इनका क्रॉस कराया तो हमारी F1 जनरेशन में क्या आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। अब ये स्मॉल आर, ये जो रिसेसिव जीन है ये प्रेजेंट तो है लेकिन ये अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जीन ने इसको दबा दिया। डोमिनेंट जीन ने बोला कि मैं अपने सारे कैरेक्टर्स को उभारूंगी, तुम नहीं उभार सकते। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है स्मॉल वाला लेकिन इसके कैरेक्टर्स बाहर नहीं आ रहे हैं। When these round seeds were self-fertilized, both round and wrinkled seeds appear in a 3:1 ratio in the F2 generation. अब जब नेक्स्ट जनरेशन में इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, जो राउंड वाले थे वो तो आए 3 टाइम्स, यानी कि 3 जगह जो भी डोमिनेंट जीन थी तो वो 3 जगह डोमिनेंट रही और 3 जगह राउंड आए। बट एक जगह रिसेसिव जीन ने भी अपने कैरेक्टर दिखाए क्योंकि वो दोनों ही रिसेसिव थे, दोनों ही स्मॉल आर आर आए F2 जनरेशन में, तो वो 1 की रेशो में आए। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ थोड़ा बेटर। जैसे ये हमने येलो सीड लिया, ये येलो सीड कैपिटल में है, कैपिटल में मतलब डोमिनेंट है। और यहाँ पे ये ग्रीन सीड लिया, ये ग्रीन सीड है स्मॉल में, तो ये हमारे पेरेंट प्लांट है। अब यहाँ से स्मॉल आया, यहाँ से कैपिटल आया, इनका हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई जहां पे आ गया मतलब क्या है, डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट जीन है तो कैसे सीड रहेंगे, येलो ही रहेंगे। जहां पे एक भी अगर कैपिटल वाई आ गया ना तो वो डोमिनेंट जीन रहेगी, वो डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर सुधारेगी। तो F1 जनरेशन में सारे सीड्स जो है वो येलो आए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इनकी क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग हम इस तरह से बना के निकाल सकते हैं, ये जनरेशन निकालने का सबसे अच्छा मेथड होता है। अब यहाँ पे हम पहले रखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, अब यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इस कैपिटल वाई की इस कैपिटल वाई के साथ मीटिंग कराई तो दोनों कैपिटल वाई हो गए, दोनों डोमिनेंट जीन है तो ये येलो आ गया। अब इस कैपिटल वाई की स्मॉल वाई के साथ कराई तो एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, लेकिन डोमिनेंट तो प्रेजेंट है तो ये भी येलो ही रहेंगे। अब इस कैपिटल वाई की इस स्मॉल वाई के साथ, ये जो स्मॉल वाला वाई है इसकी कैपिटल के साथ कराई तो भी स्मॉल और कैपिटल दोनों आए, मतलब कि डोमिनेंट है। एक डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो भी येलो ही आएगा। लेकिन स्मॉल वाले की स्मॉल वाले के साथ कराई मतलब कि दोनों रिसेसिव जीन आ गई। ये चीज थोड़ा नोट करने वाली है कि यहाँ पे दोनों रिसेसिव जीन आ गई, और दोनों रिसेसिव जीन आने का क्या मतलब है कि इस वाले जो जनरेशन है F2, इसमें एक कैरेक्टर जो है रिसेसिव जीन का होगा, ग्रीन सीड बनेंगे क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल वाई आ गए। तो ऐसे ही मान लो आप ये कि पर्पल और व्हाइट फ्लावर का करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में सारे पर्पल आएंगे, सेकेंड जनरेशन में 3 डोमिनेंट होंगे लेकिन एक रिसेसिव भी होगा अगर हमने उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई तो। ये किस रेशो में आएंगे, 3:1 में आएंगे, ये आपको याद रखने की चीज है। नेक्स्ट देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। A dihybrid cross is a mating experiment between two organisms that are genetically identical in 2 ways. एक जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या है, एक मेटिंग एक्सपेरिमेंट है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इन 2 ways, जो कि दो तरह से जेनेटिकली सिमिलर है। देखते हैं किस दो तरह से सिमिलर है। अ हेटेरोजाइगस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म इज वन that carries two different allele at a specific genetic position or locus. एक हेटेरोजाइगस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दो डिफरेंट तरह की अलील को या दो डिफरेंट तरह की जीन्स को कैरी करता है एक स्पेसिफिक जेनेटिक पोजीशन पे। एक हेटेरोजाइगस हाइब्रिड हम किसको बोलेंगे, जैसे देखो लास्ट वाले में देखते हैं ये क्या है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस है मतलब सेम तरह के प्रेजेंट है। ये वाला कौन सा होगा, ये होगा हमारा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब दो तरह की जीन्स को कैरी कर रहा है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये हमारा हो गया हेटेरोजाइगस। Mendel used a dihybrid cross to combine two opposing traits such as the color and shape of the seeds for crossing. मेंडल ने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो ऑपोजिट जीन्स को मेट कराया कि दो अलग अलग तरह की, मान लो एक
राउंड है, एक रिंकल्ड है, ऐसे दो अलग अलग तरह की उनको क्रॉस करवाया जीन्स को। ही क्रॉस्ड द रिंकल्ड ग्रीन सीड विद द राउंड येलो सीड। जो रिंकल्ड ग्रीन थे उनको किससे कराया गया? राउंड येलो से। इन द F1 जनरेशन ही ओनली गोट राउंड येलो सीड्स। अब इनकी मीटिंग कराई, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में क्या आया? सिर्फ जो है राउंड येलो सीड्स आए। This indicated that in nature the round shape and yellow color of seeds are dominant. अब इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला है कि जो हमारी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में क्या हो रहा है? This indicated that in F1 generation the round shape and yellow color of the seeds are dominant. अब जो round shape और जो yellow color के seed हैं वो dominant हैं। The wrinkled shaped and green color of seeds are recessive characteristics. जो wrinkled shaped और green color के प्लांट है वो रिसेसिव हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, हमें सिर्फ राउंड येलो मिले, तो मतलब राउंड येलो डोमिनेंट है। The F1 progeny were then self pollinated. जो F1 progeny है वो क्या हुई? सेल्फ पॉलिनेटेड हो गई। मतलब F1 हमारे पास जनरेशन आई जो राउंड येलो सीड्स की थी, उसको हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया, खुद से ही पॉलिनेट कराया। In the F2 generation, this resulted in 4 different seed combination. अब F2 generation में क्या हुआ? 4 different type of combinations हमें मिले। They had a phenotypic ratio of 9331. ये रेशियो हमारे बहुत काम का है कि F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या आएगा? 9331। वहां पे हमारा पिछला मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उसमें कौन सा रेशियो आया था हमारा? 3:1। यहाँ पे क्या आएगा? 9331 ऑफ। अब इसमें ये 4 तरह के कौन से वाले हैं? एक रिंकल्ड येलो है, एक राउंड येलो है, एक रिंकल्ड ग्रीन है और एक राउंड ग्रीन है। ये 4 तरह के हमें डिफरेंट सीड्स मिले। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत इजी होता है। एक बार शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है। ये हमारे हो गए राउंड ग्रीन, राउंड वाला कैपिटल में है, ग्रीन वाला स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हो गया हमारा रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड वाले में जो रिंकल्ड है वो स्मॉल आर से है और जो येलो वाले है वो कैपिटल वाई से। अब यहाँ से एक कैपिटल आर आया, इसमें से एक स्मॉल वाई आया, यहाँ से एक स्मॉल आर आया, यहाँ से एक कैपिटल वाई आया। इनको हमने F1 जनरेशन में मेटिंग कराई तो क्या बना? ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ये बने यहाँ पे। तो कैपिटल आर मतलब यहाँ पे डोमिनेंट था, तो कैपिटल आर क्या हो गया? राउंड। तो ये इसमें बेशक से स्मॉल आर प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल वाला डोमिनेंट है, तो राउंड आएगा। स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में क्या है? येलो वाला डोमिनेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? येलो आ गया। तो ये राउंड येलो आ गए हमारे F1 जनरेशन में। अब इस राउंड येलो की हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराई। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद हमारे पास क्या आया? 9331 का रेशो। 315 हमारे आए राउंड और येलो, 108 हमारे आए राउंड और ग्रीन, 101 आए रिंकल्ड येलो और 32 आए रिंकल्ड ग्रीन। तो ये 9331 का रेशो बन गया, ठीक है। अब इसमें भी सेम ही चीज है, ये क्रॉस करके दिखाया गया है, ये टेबल बना के, जैसे हमने पिछले वाले तरीके में मोनोहाइब्रिड में निकाला था। तो इस वाई आर की इस वाई आर के साथ क्रॉस कराएंगे तब ये आएगा, इसकी यहाँ कराएंगे ये आएगा। ऐसे ही इस वाले वाई आर की इन चारों के साथ कराएंगे हम क्रॉसिंग तो ये आएगा। इसकी हम इन चारों के साथ कराएंगे तो ये आएंगे। अब ऐसे ही सबकी हमने क्रॉसिंग कराई आपस में, तो ये इस इतने तरह के हमारे पास 9 तरह के हमारे पास एक तरह के आ गए। फिर 3 तरह के एक हैं, फिर ये 3 तरह के एक हैं और एक वाला बिल्कुल अलग है। जो ये हमारे पास स्मॉल वाला है ये बिल्कुल अलग है। सो 9331 का रेशियो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आ गया F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अगला देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? ह्यूमंस हैव ए सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कॉल्ड XX एंड XY। ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम होता है जो कि डिसाइड करता है कि जो आने वाला हमारा जनरेशन का बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल्स इन दिस स्पीशीज हैव XY। मेल्स के अंदर जो होता है वो XY प्रेजेंट होता है और फीमेल्स के अंदर सिर्फ X और X क्रोमोसोम होता है। मेल में हमारे 2 गैमीट हो गए X और Y, फीमेल में सिर्फ X होता है। They only produce one type of gamete with the X chromosome. अब आपने बहुत सारा कई जगह पढ़ा होगा कि जो फीमेल्स हैं, कई जो हमारी बड़े तरह की औरतें होती है वो कह देते हैं कि तुम लड़का क्यों नहीं पैदा कर पाती। सो ये चीज जो होती है वो फीमेल के हाथ में होती ही नहीं है, बिकॉज फीमेल जो होती है वो सिर्फ एक X क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस कर पाती है। ये जो चीज डिपेंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेल पे डिपेंड होती है, क्योंकि मेल 2 तरह के
गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, एक्स और वाई। खैर ये भी एक ऑटो प्रोसेस होती है, मेल भी अपनी तरफ से चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वाई प्रोड्यूस कर दे या एक्स प्रोड्यूस कर दे, ये एक ऑटो प्रोसेस होती है, उस टाइम पे अपने आप सेलेक्ट होता है कि एक्स आएगा या वाई आएगा मेल से। अ चाइल्ड A child's sex is determined by the type of chromosome he or she inherits from his or her father. एक चाइल्ड का सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, वो अपने फादर से कौन सा क्रोमोसोम लेते हैं, फादर से उन्होंने एक्स लिया या फिर वाई लिया, उस पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा। इफ द स्पर्म कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आया तो जो बच्चा है वो लड़की होगी, क्योंकि मदर से भी एक्स आया था और फादर से भी एक्स आ गया, तो वो जो चाइल्ड होगा वो लड़की होगी। इफ द स्पर्म कंटेन्स द वाई क्रोमोसोम द चाइल्ड विल बी अ बॉय, अगर स्पर्म के अंदर हमारा वाई क्रोमोसोम आ गया तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? बॉय होगा। द वाई क्रोमोसोम कंटेन्स फैक्टर्स दैट रेगुलेट मेल डेवलपमेंट, अब वाई जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेल की डेवलपमेंट में ग्रोथ करते हैं। द एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स द फैक्टर्स दैट रेगुलेट फीमेल डेवलपमेंट, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फीमेल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारे मेल के अंदर दिखाया गया एक्स वाई कैरेक्टर, फीमेल के अंदर दिखाए गए हैं एक्स एक्स कैरेक्टर। तो मेल से हमारे पास क्या आएगा? दो तरह के क्रोमोसोम आ सकते हैं, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। फीमेल से सिर्फ एक्स ही आएगा। अब मान लो मेल से एक्स आया, फीमेल से तो एक्स ही आना है, तो मेल से अगर एक्स आया तो क्या होगा? दोनों एक्स एक्स मिलके लड़की मिलेंगे। लेकिन अगर वाई आया मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से एक्स है तो एक्स वाई बन गया, और वो मिलके क्या बनेंगे? मेल बनेंगे। एक्स वाई मेल होता है, एक्स एक्स फीमेल होता है। ऐसे ये दोनों चीज यहाँ पे दिखाई गई है। अगर मेल की तरफ से एक्स आता है और फीमेल की तरफ से एक्स आता है तो डॉटर बन गई, अगर मेल की तरफ से वाई आता है, फीमेल की तरफ से एक्स आता है तो ये सन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएशंस में और मे नॉट लीड टू सर्वाइवल। अब जो वेरिएशंस हैं वो क्या करते हैं? हमारी सर्वाइवल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, वो देख रहे हैं हम। सम वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट बैक्टीरिया विल डाई। अब अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और टेम्परेचर पानी का बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो उस पानी के अंदर जो रहने वाले बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। However, a population of heat resistant bacteria may be able to survive here. अब क्या होगा? मान लो एक पॉपुलेशन उसमें ऐसी थी पानी में जहां पे हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे। हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मतलब कि जो हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, जिनकी जो शेल्स है वो ऐसी बनी हुई थी कि वहां पे कितना ही टेम्परेचर बढ़ जाए वो सरवाइव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? जिनसे हीट टॉलरेट नहीं हुई वो तो मर गए, लेकिन जिन बैक्टीरिया ने हीट टॉलरेट कर ली, जो हीट रेजिस्टेंस है, वो सरवाइव कर गए। These few variants would be heat resistant and would survive and grow. अब ये जो वेरिएंट्स हैं ये हीट रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ग्रो करेंगे। सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, अब कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो होम भी बॉडी में तो भी बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे वेरिएशंस कौन से होते हैं? लेट्स सी। सम वेरिएशंस आर डेट्रीमेंटल टू ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। Color variation occurs in red beetles. For example, some blue beetles are produced instead of red beetles because they are easily eaten by crows. अब क्या होता है? देखो, कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं कि जो सर्वाइवल में नहीं, उनके बल्कि मरने में हेल्प करते हैं। अब जो बीटल्स थे वो पहले क्या होते थे? रेड कलर के थे। ठीक है, अब रेड कलर के हैं। प्लांट की जो शार्क होती है, प्लांट की जो छाल होती है, वो भी क्या होता है कि वो भी हल्की हल्की एक रेडिश ब्राउन कलर की होती, तो वो जो रेड बीटल्स हैं वो उसमें छिप जाते थे और इतनी आसानी से जो क्रोज हैं उनको नहीं दिखते थे। अब क्या हुआ? कुछ बीटल्स जो है ब्लू कलर के प्रोड्यूस हो गए कोई रिसेसिव जीन की वजह से। तो अब अगर ब्लू है, वो ब्राउन पे अगर ब्लू है तो वो ब्लू इजीली फाइंड हो जाएगा, तो वो क्रो उनको देख लेते थे और वो उनको मार के खा जाते थे। तो जो कुछ वेरिएशंस है वो कई बार जो है सर्वाइवल में हेल्प नहीं करते बल्कि आपकी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन में हेल्प करते हैं। सी देखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब देखते हैं सबसे पहले एक्वायर्ड ट्रेड्स होती क्या है। Acquired traits, on the other hand, are characteristics that a person acquires throughout his life. अब हमने जो चीजें अपनी लाइफ में अभी सीखी या अभी याद करी, ऐसी चीजें
जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस और अ फैक्टर आउटसाइड ऑफ हिज कंट्रोल, वो उसके खुद की एक्शंस की वजह से हुआ है या फिर किसी बाहर के फैक्टर की वजह से। मान लो अब हमें बैडमिंटन खेलना पसंद है या हमने अभी बैडमिंटन खेलना सीखा, तो वो जरूरी थोड़ी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज जाएगी। तो ये कौन सी होती है? एक्वायर्ड ट्रेड्स होती हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है वो कौन सी ट्रेड्स होती है? इनहेरिटेड ट्रेड्स होती हैं। एक्वायर्ड ट्रेड का एग्जांपल देखते हैं, बीइंग एबल टू डांस और कुक वेल। अब मान लो हमने डांस करना सीखा है अभी अभी, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा बच्चा पैदाइशी सीख के आएगा डांस करना, उसको भी तो बड़े होके सीखना पड़ेगा। या फिर कुकिंग करना है, हमने अब कुकिंग करनी सीखी है, तो ये क्या चीजें हैं? ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी। अब देखते हैं स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ओल्ड, पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना क्या होता है? स्पेशिएशन होता है। वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज, एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो नई स्पीशीज के बनने में हेल्प करते हैं। दे आर एज फॉलोज। अब क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? वेरिएशन, एक्यूमुलेशन, फिजिकल बैरियर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड माइग्रेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नई स्पीशीज के बनने में हेल्प करते हैं, नई तरह की एक प्रजाति पैदा हो, ऐसे स्पीशीज, ऐसे ये फैक्टर्स हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस मैंने आपको बताया था कि कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बॉडी में रह जाते हैं और वो कई जनरेशंस के बाद जाके उभरते हैं। दिस accumulated variation in offspring is passed down from generation to generation। अब ये जो वेरिएशन है ये एक ऑफस्प्रिंग का किसी एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इंश्योरिंग द जेनेटिक कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो जेनेटिक कम्युनिटी वो सेम हो। दीज डिस्टिंक्शंस आर विजिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये देखे भी जा सकते हैं कि ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है फिजिकल बैरियर्स। A physical barrier such as a mountain range or waterway prevents from them to breeding with one another। अब मान लो कोई एक स्पीशीज जो है एक साइड रहती है पानी के, जो दूसरी स्पीशीज है वो पानी के दूसरे साइड रहती है, तो वो क्या होगा? वो दोनों स्पीशीज आपस में मेटिंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो एक ही तरह की स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं, नई तरह की स्पीशीज नहीं प्रोड्यूस होने देते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? रैंडम फ्लक्चुएशंस in allele frequencies in population can cause an organism's population to become genetically distinct from its original population। अब कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन आ गई, अपने आप ही जीन में कोई चेंज आ गया किसी पॉपुलेशन में, अब वो क्या करता है? वो एक पॉपुलेशन को ऐसा बना देता है कि वो पहचान में ही ना आए। जैसे किसी के पेरेंट्स बहुत सुंदर हो गए, बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन उनका बच्चा जो है एक बहुत ज्यादा अच्छी शक्ल का पैदा नहीं हुआ, थोड़ा खराब शक्ल का पैदा हुआ, तो वो क्या सोचते हैं लोग कि अरे यार तुम पे तो ये बिल्कुल नहीं गया, तुम्हारे तो ये पहचान में भी नहीं आता कि ये इनका बच्चा है भी कि नहीं है। तो इस तरह की चीज है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज। अब जो उसके बच्चे होंगे, जो वो खराब शक्ल वाला बच्चा है, कल को अगर उसके बच्चे होंगे तो वो खराब ही शक्ल के पैदा होंगे। तो ये क्या होता है कि ये एक नई स्पीशीज में ही कन्वर्ट होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हमारा है नेचुरल सिलेक्शन। स्पेशिएशन कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। स्पेशिएशन किस वजह से पैदा हो सकता है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचर सेलेक्ट करती है कि किसको रखना है और किसको एक्सटिंक्ट करना है। विच अकर्स व्हेन वन स्पीशीज गिव राइज टू अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज। मान लो तीन तरह की कोई बर्ड नेचर में आ गए हैं, अब नेचर उनको सिलेक्ट करेगी कि इसमें से कौन सा सिलेक्शन के लिए कौन सा जो है सर्वाइवल के लिए सही है और कौन सा नहीं है। तो ये चीज होती है नेचुरल सिलेक्शन। इट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस दैट ड्राइव्स इवोल्यूशन एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब क्या होता है कि जैसे कई एक तरह की चीजें होती है, मान लो हमारे पास हो गया कि जो बंदर वाले चिंपैंजी वाले थे या डायनासोर लगा लो, तो डायनासोर क्या हुआ? वो नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया उनको, और नेचर ने उनको रिमूव कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, क्योंकि वो जो आज का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से रहने लायक वो नहीं थे। अब फोर्थ हमारे पास क्या आता है? माइग्रेशन आता है। इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज में माइग्रेट टू अ न्यू जियोग्राफिकल एरिया
adapt to environmental changes, evolve new variations and give rise to new species. माइग्रेशन क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, मान लो कोई सारस है, बत्तख है, ये क्या होते हैं, ये एक टाइम आता है जब उड़ के एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उस सेम जगह पे नहीं रहते हैं। तो अब क्या होगा, वो जब दूसरी जगह पे जहाँ पे गए हैं वो वहां पे एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे, नई स्पीशीज को प्रोड्यूस करेंगे, और नई स्पीशीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वहां पे जाके, तो कुछ वेरिएशंस भी आ रहे हैं। तो माइग्रेशन भी ऐसा है जो नई जो जनरेशन्स हैं उसमें हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन विच एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स चेंज सम ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टर्स। अब क्या होता है कि इवोल्यूशन एक बहुत ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होती है, ये बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन आज हम, कल हम बंदर थे, आज हम इंसान हो गए हैं। ठीक है, तो जब बंदर से इंसान बनने की भी जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो ग्रेजुअल चेंजेस आए। जैसे हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, फिर रामापेथिकस बने, फिर और भी कई तरह की स्पीशीज हमारी बनी है, तब हम जाके ह्यूमन बींग्स बने हैं। क्योंकि बहुत टाइम पहले तक तो ह्यूमंस की भी टेल हुआ करती थी, वो टेल भी बहुत बाद में जाके एक्सटिंक्ट हुई है। तो ये जो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन, जो बहुत इवोल्यूशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, वो होते हैं। एट्थ को हम देखते हैं, एट्थ में है इनहेरिटेड ट्रेड्स। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, एक्वायर्ड ट्रेड्स, अब आते हैं हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है? योर जीन कंटेन्स ट्रेड्स दैट यू इनहेरिटेड। अब जो आपके अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो चीजें ट्रांसफर हुई है, मान लो जैसे आईज का कलर है, जो आपके पेरेंट्स की आईज का कलर था वही आपकी आईज का कलर है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी इनहेरिटेड ट्रेट। दीज जीन्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, हु पास्ड देम डाउन टू देयर फ्यूचर चिल्ड्रन एंड सो ऑन। अब यही आई कलर आपकी आईज का हो गया, अब यही आई कलर आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। कॉजेज क्लॉजेज ऑन फिंगर्स, मान लो फिंगर्स के ऊपर कोई क्लॉजेज है, और बिगर मसल साइज फ्रॉम द वर्कआउट और स्टेइंग अवे फ्रॉम द हंटर्स आर द ऑब्टेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो आपने कोई जिम जाके कोई एक्सरसाइज करी है जिससे आपकी मसल गेन हुई है। अब ऐसा तो नहीं अब ये गेन्ड मसल ही हमारे बच्चे में ट्रांसफर हो जाए कि हमारा बच्चा जो पैदा होगा वो मसल्स के साथ ही पैदा होगा, बहुत ज्यादा के साथ, ग्रोइंग के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है ना, उसको भी जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी बनानी पड़ेगी, तो ही जाके उसकी जो है मसल्स ग्रो होंगी। तो ये हमारी कौन सी एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, हमारे पास इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास है डार्विन यूटिलाइज्ड अ फ्यू सॉर्ट्स ऑफ प्रूफ लाइक फॉसिल्स एंड similitudes between related living forms to foster his hypothesis of normal determination। अब डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, उसमें डार्विन ने क्या बताया था कि कुछ फॉसिल्स ऐसे प्रेजेंट है, फॉसिल्स होते जो प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड चीजें होती, जो जैसे हमें धरती से अभी भी कई बार डायनासोर के एग मिलते हैं, या डायनासोर की कई बार हमें हड्डियां मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉसिल के रूप में मिली हैं, जो बहुत साल पहले धरती के नीचे दब गई थी, और अब उनको खोदते हैं तो वो निकलती हैं। ठीक है, अब इनके मेन एविडेंसेस क्या क्या है? होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स। इनको बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। द ऑर्गन्स विच हैव द फिजिकली सेम डिजाइन येट आर डिफरेंट इन कैपेबिलिटीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। जैसे जो डिजाइन उनका किसी भी दो तरह के, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म से उनका डिजाइन सेम है लेकिन उनका काम अलग अलग है, तो वो क्या होते हैं? जैसे माउथ पोर्शन ऑफ कॉकरोच, बम्बल बी, बटरफ्लाई, या फिर फोरलिम्ब ऑफ मैन, वेल, बैट, चित्ता। अब देखो मैन का जो फोरलिम्ब है, मैन का हाथ है, इसका भी सेम ही डिजाइन है, चित्ता का पैर है, उसका भी सेम ही डिजाइन है। देखो वेल है जो, वेल का भी सेम ही डिजाइन है, और जो बैट है उसका भी ऐसे ही सेम ही डिजाइन है कि एक बोन ऊपर है बाकी नीचे है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। अब मैन का हाथ है वो किसी और काम के लिए यूज हो रहा है, चीता का पैर है वो दौड़ने के लिए यूज होता है, फिन्स ऑफ वेल हैं ये उसको तैरने में हेल्प कर रहे हैं, बैट है, बैट का जो हाथ या पैर है वो उसको उड़ने में हेल्प कर रहा है। तो अब ये क्या होते हैं? सेम दिख रहे हैं, दिखने में सारे सेम है लेकिन हर किसी का फंक्शन अलग अलग है।
ठीक है, ये फ्लिपर ऑफ वेल, विंग ऑफ बर्ड, फोरलिम्ब ऑफ शीप, ह्यूमन हैंड, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन इनके फंक्शन सबके अलग अलग है। तो ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस मतलब होमो लुकिंग, मतलब कि सिमिलर लुकिंग, ऐसे हम याद कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट हैव सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। जिनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, लेकिन काम सेम है, उनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एना मतलब कि ऑपोजिट, लोगस मतलब कि दिखने में, लुक में। ठीक है, तो ऑपोजिट लुक लेकिन सिमिलर फंक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं, विंग्स ऑफ अ बैट एंड बटरफ्लाई, दिस शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये बटरफ्लाई का जो विंग है वो भी सेम ही होता है, इंसेक्ट का विंग होता है वो भी सेम काम करता है, और भी किसी चीज का आप विंग देखोगे, पर तो सबके उड़ने में ही हेल्प करते हैं, लेकिन डिजाइन सबके जो होते हैं वो पर के अलग अलग होते हैं। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स में आते हैं। थर्ड चीज हम देखते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वंस एग्जिस्टिंग। अब जो ऐसे रिमेन्स है ऑर्गेनिज्म के जो एक बार कहीं कभी एग्जिस्ट करे थे, जैसे कि डायनासोर। अब डायनासोर है, उनका हमें पता है कि डायनासोर एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, उनका हमें पता कैसे चला, उनके फॉसल्स से पता चला। फॉसल्स ये इस तरह की उनकी हड्डियां हैं जो जमीन में गड़ गई, प्रिजर्व हो गई, उतने सालों से ये जमीन में पड़ी ही हैं, तो हमें तब पता चला कि ये एग्जिस्ट करते थे। By studying fossils, we can learn about their structure and the time period in which they lived. Fossils से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, एक तो हम उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो पता कर सकते हैं, और किस टाइम पीरियड में वो रहते थे वो भी पता कर सकते हैं। The fossils of complex and recent organisms are found closer to Earth's surface. अब जो ये फॉसल्स हैं, ये इनके ऑर्गेनिजम्स के अर्थ के क्लोज मिलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हम 2-4 फुट, 10 फुट, 20 फुट खोदते हैं तो बहुत जगह वो मिल जाते हैं। While the fossils of simpler organisms are found deeper within the earth. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, फिर ठीक है बर्ड्स हो गई, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इनके फॉसिल्स ऊपर ही मिल जाते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो ऊपर रहते हैं धरती के। अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया हो गया, कोई फंजाई है, कोई कोई स्नेल है, वो धरती के काफी डीप सरफेस में जाके रहते हैं। तो उनको हम कहाँ पे ढूंढेंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाके। द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल्स की एज को निकाल सकते हैं। The study of fossils show that how simpler forms evolved into more complex form as well as their evolutionary relationship. ये जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं हमें, कि जो पहले थे ऑर्गेनिजम्स कितने सिंपल हुआ करते थे, उसके बाद धीरे 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 और कॉम्प्लेक्स होते गए। तो ये किस चीज को शो करता है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जैसे बंदर और इंसान के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऐसे। अब देखते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। स्टेजेस में इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन ऑफ आईज, आईज का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। प्लेनेरिया आईज आर सिंपली लाइट डिटेक्टिंग स्पॉट्स, इन हायर एनिमल्स इट ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। जैसे एक प्लेनेरिया की आईज, एक प्लेनेरिया जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसकी आईज जो होती है वो एक सिर्फ एक छोटा सा निशान लगा होता है कि हाँ यहाँ पे एक आई है, वो सिर्फ एक लाइट को डिटेक्ट करती कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ पे अंधेरा है। लेकिन जो हायर एनिमल्स है, जैसे कि हमारा है जो भैंस है, काऊ है, डॉग्स हैं, कैट हैं, तो हम क्या है, हायर एनिमल्स हैं, हमारे अंदर जो आई है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की फॉर्म में है। आई के अंदर तो इतनी मसल्स हैं, इतनी नर्व्स हैं, इतने पार्ट्स हैं आईज के अंदर, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। सेकंड में हम देखते हैं फेदर्स इवोल्यूशन। फेदर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फेदर्स वर फर्स्ट डेवलप्ड इन डायनासोर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। फेदर डायनासोर में पहले फेदर सिर्फ किस लिए पैदा हुए थे, कोल्ड से प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि अपने वो फेदर्स को फैला के अपनी पूरी बॉडी की ठंड से प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या हुआ, छोटे छोटे फिर चेंजेस आते गए उसके अंदर, और बर्ड्स उनसे उड़ने लग गए धीरे धीरे। थर्ड हमारे पास आता है इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन कैसे होता है। Humans have been cultivating wild cabbage and artificially selecting different vegetables from it over by 2000 years. In the case of cabbage, for example, choose a short distance between the leaves. अब क्या होता है देखो, जैसे ह्यूमंस जो है वो खेती कर रहा है, कैबेज की, गोभी की खेती कर रहा है, जो बंद गोभी होती है हमारी, उसकी, पत्ता गोभी की।
ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अब ह्यूमन ने उसकी खेती करी, अब ह्यूमन ने देखा कि इनकी पत्तियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो उसने वो वाली स्पीशीज फेंक दी। और धीरे धीरे कौन सी वाली स्पीशीज को ग्रो करने लग गया, जिन पत्तियों के बीच में थोड़ा गैप था, मतलब जो ज्यादा बंद थी, टाइट थी, तो वो धीरे धीरे फिर जो ज्यादा पत्तों वाली थी वो तो फैक्ट है कि उसने उन प्लांट से किसी ने रिप्रोडक्शन कराया ही नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, और सिर्फ जो अच्छे पत्तों वाली थी उसको रखा। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। अब बाय सेलेक्टिंग स्टेराइल फ्लावर्स कॉलीफ्लावर कैन बी ग्रोन, अब सिर्फ स्टेराइल फ्लावर्स को सेलेक्ट किया तो वहां से कॉलीफ्लावर उग गई हमारी। या फिर केल विद लार्ज लीव्स, जो लार्ज लीफ वाला केल प्लांट था सिर्फ उसी को रखा गया, बाकी छोटे लीव्स वाले को फेंक दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे प्लेनेरिया की आईज थी, प्लेनेरिया की आईज सिर्फ एक आई डिटेक्टिंग स्पॉट थी, हमारे में तो आईज पे कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, इनकी बिल्कुल सिंपल आईज होती थी। ऐसे ही डायनासोर जो है, डायनासोर के ये फेदर्स थे, तो ये इनको सिर्फ अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे। अब बर्ड्स क्या हो गए, बर्ड्स इनको उड़ने के लिए यूज करने लग गए। अब यहाँ पे ऐसे ही जो गोभी है, तो गोभी ये चौड़े पत्तों वाली की जगह जो है बंद पत्तों वाली को ज्यादा यूज करने लग गए, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होता है कि जो हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, जैसे ये शार्क का एम्ब्रियो, ये लिजर्ड का एम्ब्रियो, चिकन का, पिग का, ह्यूमन का, ऐसे कैसे कैसे धीरे धीरे ये एम्ब्रियो 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में क्या क्या ग्रोथ करता जाता है, किस टाइम पे क्या ऑर्गन बनता है। जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, बाद में बिल्कुल ये ऐसे बच्चा बन जाता है। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। अब इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, इवोल्यूशन को हमें प्रोग्रेस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज वेराइटीज, इवोल्यूशन क्या करता है एक नई तरह की स्पीशीज बनाने में हेल्प करता है। न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज ड्यूरिंग द स्पेशिएशन प्रोसेस, जो नई स्पीशीज होती है वो एग्जिस्टिंग स्पीशीज से बनती है स्पेशिएशन की प्रोसेस के दौरान। As a result, the process of evolution cannot be equated to men's level of progress. अब क्या होता है, जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उसको मेन की प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन होगा तो ही हमारी प्रोग्रेस होगी, अदरवाइज हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अब देखते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन अपीयरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी ग्रेटली अराउंड द वर्ल्ड। आजकल जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। ह्यूमन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ह्यूमन जो है सबसे पहले कहाँ पे देखे थे, या कहाँ पे जो है उनकी स्पीशीज बनने लगी थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सम रिमेन्ड वाइल अदर्स रीलोकेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, अब कुछ तो जो है अफ्रीका में ही रह गए, और जो बाकी के हैं वो अदर अदर जगह पे जाके अपनी जगह बनाने लगे, रहने के लिए, खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। They then evolved changes in their forms and features as a result of genetic variation and environmental changes in variation geographical regions. अब उसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट तरह की ह्यूमन स्पीशीज प्रोड्यूस होने लगी। जैसे कहीं किसी रीजन में जो होता है वो लंबे लोग ज्यादा होते हैं, आप साउथ साइड में जाके देखेंगे तो डार्क स्किन वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो है अलग अलग तरह की स्पीशीज बनने लग गई। अब ये जैसे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे हम, उसके बाद क्या बने, होमो हैबिलिस बने, होमो इरेक्टस बने, होमो नेंडरथैलस बने, होमो सेपियंस बने। उसके बाद हम क्या बन गए, अब प्रॉपर हम एक मैन की फॉर्म में है, प्रॉपर होमो सेपियंस हैं हम। ठीक है, तो थैंक्स